सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4 पे केमिकल काइनेटिक्स के। तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा था बेटा? ऑर्डर के बारे में पढ़ा था। तो ऑर्डर क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है और कभी कभी माइनस भी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करना शुरू करते हैं उसी के आगे। जनरली जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, यहाँ पर जो हम बात करेंगे आपसे, वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी? एक होती है सिंगल स्टेप रिएक्शन और एक होती है मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। एक होती है सिंगल स्टेप रिएक्शन और एक क्या होती है? मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। तो रिएक्शन यहाँ पर दो तरह की हमारे सामने है। पहली रिएक्शन कौन सी बेटा? दैट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। और दूसरी क्या होती है? दैट इज मल्टीपल मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होती है। और जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है उसे एलिमेंट्री रिएक्शन भी कहते हैं। जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है उसे हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन भी कहते हैं। तो और क्या कहते हैं? एंड आल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो स्टेप एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है वहां पर मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है, लेकिन सिंगल स्टेप के केस में मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, क्या जानेंगे? यहाँ पर मैकेनिज्म रिक्वायर्ड, यहां मैकेनिज्म की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहां पर बेटा एक बात और समझेंगे। क्या? अगर हम मान लीजिए कोई रिएक्शन लेते हैं, हमने कोई रिएक्शन लिया, ए प्लस बी से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। तो ऐसी कंडीशन में इसके मान लिया ए मोल, इसके बी मोल, तो रिएक्शन का जो रेट होगा दैट इज इक्वल टू के, ए की पावर ए और बी की पावर क्या होगा? बी होगा। तो यहाँ पर होता क्या है? जो सिंगल स्टेप या एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, यहाँ पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप की तरह काम करता है, एज ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तरह काम करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन ये जो रिएक्शंस होती हैं ये बहुत ही रेयर होती हैं, बहुत ही कम होती हैं। तो मोस्टली रिएक्शन कौन सी होती है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। मोस्टली कौन सी होती है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप होते हैं और जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो रिएक्शन के ऑर्डर को डिफाइन करता है। स्लोवेस्ट स्टेप डिफाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो हमने क्या बताया, समझे जरा? स्लोवेस्ट स्टेप डिफाइन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो रिएक्शन के ऑर्डर को डिफाइन करता है, या उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बताया? दो तरह की रिएक्शन जनरली हम देखते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन और मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम एलिमेंट्री रिएक्शन भी कहते हैं, जो एक स्टेप में कंप्लीट होती है। मल्टीपल स्टेप रिएक्शन जो होती है कई स्टेप में कंप्लीट होती है, इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी कहते हैं। इस केस में हम लोग मैकेनिज्म स्टडी करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? जब कई सारे स्टेप होते हैं तो जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है दैट इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और यहाँ पर क्या होता है? जो एलिमेंट्री रिएक्शन है, यहाँ जो नॉर्मली कोफिशिएंट होते हैं वही क्या होते हैं? रेट को डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद चीजें और थोड़ा सा क्लियर होंगी। ठीक है बेटा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं किसका? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे सामने रिएक्शन क्या है? A2B2 दैट फॉर्म 2AB। ये क्या है? एक रिएक्शन है। ये क्या है? एक रिएक्शन है। और ये कितने स्टेप में कंप्लीट होती है इसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा
मैकेनिज्म के पास। कहाँ जाना पड़ेगा? मैकेनिज्म के पास जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो क्या हो जाएगा, पहले स्टेप में ये जो दिया हुआ है B2 दैट विल ब्रेक्स, ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा 2B में। और फिर इसके बाद ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है, दैट इज स्टेप 1। और फिर यहाँ पर क्या होगा, दैट इज फास्ट स्टेप। ये कैसा स्टेप है, फास्ट। फिर इसके बाद हम क्या लेते हैं, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड के बारे में अगर हम देखें तो A to B, और ये बनाता है A to B, और ये क्या है, दैट इज स्लो स्टेप है। ये क्या है बेटा, स्लो स्टेप है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कौन सा, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, यहाँ पर A to B ये B के साथ कंबाइन करता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या बनाएगा, 2AB बनाता है। क्या बनाता है, 2AB बनाता है। मतलब ये एक रिएक्शन जो है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, ये हमने यहाँ पर स्टेप को मेंशन किया है। अब यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द रेट एक्सप्रेशन, तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा, स्लोवेस्ट स्टेप के पास जाना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में रेट बराबर आपका होगा के A2 और कितना होगा, B होगा। क्या, दैट इज रेट एक्सप्रेशन। लेकिन अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। वो प्रॉब्लम क्या है, जो मेन रिएक्शन है, मेन रिएक्शन में क्या है, A2 है, B2 है, लेकिन रेट एक्सप्रेशन में आपका B2 मेंशन नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, जो मेन रिएक्शन में जो कंपोनेंट होते हैं रेट एक्सप्रेशन में, उन्हें हमें मेंशन करना होता है। अगर नहीं होता तो वहां पर आप पावर 0 लगाकर भी उसे लिख सकते हैं, क्योंकि 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, वो 1 कंसीडर करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर ये जो दिया हुआ है स्टेप, हम जाएंगे फर्स्ट के पास। फर्स्ट के पास जाएंगे, डिमांड करेंगे भाई हमें B2 दीजिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम इक्वल टू B की पावर कितना होगा, 2 होगा, और ये कितना हो जाएगा, B2 होगा। कितना होगा, B2 होगा। अब आप क्या करें, लिख सकते हैं B की पावर 2 इक्वल टू के इक्विलिब्रियम, और कितना हो जाएगा, B2 हो जाएगा। तो B बराबर आप लिखेंगे क्या, अंडर रूट के इक्विलिब्रियम, क्या होगा, B2 होगा। और इसे क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम की पावर 1/2, और क्या लिखेंगे, B2 की पावर कितना, 1/2 लिख सकते हैं। फिर से समझें, हम किसके पास जाते हैं, ऐसा इक्वेशन देखते हैं जहां पर B2 हो, तो B2 यहां पर है, तो हम लिखेंगे कि इक्विलिब्रियम बराबर, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो ऐसी कंडीशन में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो B स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा। तो B बराबर ये वैल्यू रख सकते हैं। अब आप B की जगह पे ये इक्वेशन, ये वैल्यू आप रखें। जब आप रखेंगे तो क्या देखते हैं कि ये हो जाएगा K, और ठीक है A2, और B की जगह क्या होगा, K इक्विलिब्रियम की पावर 1/2, और B की पावर, सॉरी B2 की पावर 1/2। यहाँ पर ये कांस्टेंट आप एक साइड करेंगे तो इसे क्या मान सकते हैं, K डैश मान लें। और फिर ये हो जाएगा आपका क्या, A2, और फिर ये क्या होगा, B2 की पावर कितना होगा, 1/2। ठीक है, यहाँ ऑर्डर कितना बताएं, 1 है, यहाँ कितना, 1/2। दोनों को आप सम करेंगे तो कितना होगा, 1 + 1/2, दैट बिकम 3/2। तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, तो फिर से समझिए, हमें क्या करना, स्लोवेस्ट स्टेप पर बात करनी है। स्लोवेस्ट स्टेप पर, स्लो स्टेप पर, तो यहाँ पर रेट बराबर क्या होगा, के A2 रिएक्टेंट, और फिर क्या होगा, B। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या किया, ये मेंशन किया। लेकिन हमें मेन रिएक्शन में क्या है, A2 है और B2 है। तो A2 तो दिख रहा है लेकिन B2 नहीं दिख रहा, तो हम किसके पास जाते हैं, यहाँ फर्स्ट स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप पे कन्वर्जन को फिर यहाँ पर लाके मेंशन करते हैं। इसको नोट करें, फिर आगे चलते चलिए। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे, दैट इज रेट कांस्टेंट। क्या है, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट पर। रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट पर मान लीजिए कोई रिएक्शन आपके सामने दिया है, क्या, ए से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ए से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है।
तो ऐसी कंडीशन में रेट इक्वल टू हो जाएगा के और क्या हो जाएगा ए। कितना हो जाएगा ए। तो ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1, जहां पर के क्या चीज है, के क्या चीज है, दैट इज रेट कांस्टेंट है। जहां पर के क्या है, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर हम ए को कितना मान ले, यूनिट कंसंट्रेशन 1 मोलर मान ले, तो ऐसी कंडीशन में रेट बराबर हो जाएगा के। तो क्या करेंगे, इफ ए बराबर 1 मोलर और यूनिट कंसंट्रेशन, कितना, यूनिट कंसंट्रेशन और 1 मोलर, तो ऐसी कंडीशन में रेट इक्वल टू हो जाएगा किसके, के। किसके हो जाएगा, के। तो रेट कांस्टेंट क्या होता है, इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यूनिटी लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो रिएक्शन का रेट होता है दैट इज नोन एज क्या, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। तो इसको जरा आप लिखें, क्या बताएंगे, रेट कांस्टेंट is equal to rate of reaction when concentration of reactant taken as क्या, यूनिटी। 1 मोलर या यूनिटी कुछ भी बोल सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जो रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट पर फर्क डालते हैं। कहीं कहीं इसे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, कहीं कहीं पे इसे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। तो हमने क्या बताया, एक रिएक्शन लिया, प्रोडक्ट बना, रेट इक्वल टू के ए, तो के क्या होगा, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। आप क्या करें, ए को 1 मान ले, तो 1 मानेंगे तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। तो रेट कांस्टेंट इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी और 1 मोलर कंसंट्रेशन। तो आगे हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं रेट कांस्टेंट को अफेक्ट डालते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप नोट करें, फिर इसके बाद हम इसके बाद हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग के को कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहली चीज क्या होता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चाहे जो भी हो लेकिन रेट कांस्टेंट उस पर डिपेंड नहीं करता। दूसरी चीज क्या होता है, किसी भी रिएक्शन के मेजर को बताता है क्या, रेट कांस्टेंट बताता है। और रेट कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन उतनी क्या होगी, फास्टर होगी। और क्या है, इस पर टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है, इसको हमें देखना है। ठीक है, तो टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है इस बारे में अभी हम बात करते हैं आपसे। तो पहली चीज क्या बताएंगे, इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा क्या होता है, मेजर्स क्या, रिएक्शंस के रेट को भी मेजर करता है। एंड मोर वैल्यू ऑफ के फास्टर विल बी द रिएक्शन क्या होगी, फास्टर होगी। आगे हम लोग बात करते हैं किसका, टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है। तो होता क्या है, रेट कांस्टेंट पर टेम्परेचर का फर्क बताया गया है आर्हेनियस इक्वेशन के द्वारा, उसको हम फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे। रेट कांस्टेंट पर टेम्परेचर का फर्क किसके द्वारा बताया गया है, आर्हेनियस इक्वेशन के द्वारा। और आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, के इक्वल टू ए, और ये हो जाएगा दैट इज आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब यहां पर देखें, E क्या चीज है, एक्टिवेशन एनर्जी है। क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। और K क्या है, दैट इज रेट कांस्टेंट है। क्या है, रेट कांस्टेंट है। और एक बात समझिए इसके बारे में कि टेम्परेचर बढ़ाने पर
हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, क्या बताया हमने, रेट कांस्टेंट के विल बी 2 टाइम्स ऑन इंक्रीजिंग कितना 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर के की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि रेट कांस्टेंट पर टेम्परेचर का फर्क दिखाएं, तो क्या बताएंगे, ये एक्सप्लेन हो सकता है बाय द आर्हेनियस इक्वेशन के द्वारा, और किसके द्वारा, ये बता सकते हैं कि हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन का जो रेट होगा वो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, दैट इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। क्या है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो इसको आप नोट करें। चलिए तो अगला जो हम लोग बात करेंगे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की क्या यूनिट होती है, इस बारे में हम लोग बात शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो होता क्या है कि मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है तो रेट बराबर क्या होता है, के, ये कितना है, ए से क्या बना है, प्रोडक्ट बना है। तो ऐसी कंडीशन में रेट बराबर के और ए की पावर कितना हो जाएगा, एन, वेयर जहां पे एन क्या है, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जहां पे एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो एन ऑर्डर है, ये जीरो ऑर्डर हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर समझें आप, तो अगर आपको के चाहिए तो के बराबर कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू रेट अपॉन ए की पावर कितना हो जाएगा, एन, ए की पावर एन। कैसे आया देखें, के चाहिए हमको, तो इस वैल्यू को हम इधर ले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझें आप, इसको हम लिख सकते हैं क्या, रेट को हम लोग लिख सकते हैं क्या, दैट इज क्या, मोल लीटर इनवर्स, और क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। ये आपको बताया गया था कि रेट का यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और ये कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है बताएं, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, और इसकी पावर कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एन। इसकी पावर कितना हो जाएगा, एन, क्यों, क्योंकि एन पावर दिया। तो एक जनरल सा एक्सप्रेशन जो बना जाके वो क्या बनेगा, एन को आप ऊपर ले जाएंगे तो के बराबर हो जाएगा कितना, मोल लीटर इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस एन, और इधर क्या लिखेंगे, सेकेंड इनवर्स, दैट इज द जनरल एक्सप्रेशन। ये क्या हो जाएगा, जनरल एक्सप्रेशन। हमने क्या किया, देखिए यहाँ पावर कितना 1 है, यहाँ कितना एन है, क्या होगा, ऊपर जाएगा, बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, किसके लिए बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो के बराबर कितना लिखेंगे, मोल, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स, यहाँ 1 माइनस जीरो, और फिर इधर क्या लिखेंगे, सेकेंड इनवर्स। तो ये आपको मिलेगा मोल लीटर इनवर्स, क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। तो दैट इज द यूनिट ऑफ क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में रेट कांस्टेंट की यूनिट है। फिर इसी तरह क्या करें, इफ एन इक्वल टू कितना हो जाए 1, एन बराबर अगर 1 रखते हैं तब क्या होगा, के बराबर मोल, ठीक है, कितना होगा, मोल लीटर इनवर्स, यहाँ 1 माइनस 1, क्योंकि एन की वैल्यू कितना रखा, 1 रखा, फिर इसके बाद क्या होगा, सेकेंड इनवर्स। तो ये बन जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, 1 माइनस 1 इक्वल टू जीरो, पावर अगर जीरो है तो वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, दैट इज सेकेंड इनवर्स। तो आप यूनिट से भी, अगर यूनिट दिया है उससे भी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो। तो के जीरो ऑर्डर के केस में क्या होगा, यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या होगा, ओनली सेकेंड इनवर्स, क्या होगा, सेकेंड इनवर्स। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए हमने मान लिया क्या, एक रिएक्शन है, ए से क्या बनता है, प्रोडक्ट, तो रेट क्या लिखेंगे, के, ए की पावर एन, तो हमें क्या चाहिए, के चाहिए, तो के बराबर रेट अपॉन ये वैल्यू रखते हैं, फिर हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। तो अगर यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाए बताएं, इफ n इक्वल टू 2, मतलब सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाए,
तो K बराबर कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस 2, और इधर कितना लिखेंगे, सेकेंड इनवर्स लिखेंगे, कितना, सेकेंड इनवर्स। तो इसको आप लिखेंगे मोल, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स, इसकी पावर कितना होगा, -1, फिर इधर कितना हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं मोल की पावर -2, सॉरी -1, और लीटर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और सेकेंड इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं क्या, लीटर मोल, ठीक है, इनवर्स, और क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स, दैट इज द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। चलिए एक बात और समझेंगे, इफ गैसियस रिएक्शन टेक्स प्लेस, अगर गैसियस रिएक्शन होती है तो यहाँ जो कंसंट्रेशन टर्म दिया है, यहाँ हम क्या रखेंगे, एटमॉस्फेयर रखेंगे, या जो भी दिया हो, बार में दिया हो, पास्कल में दिया हो, किसी में दिया हो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, K इक्वल टू एटमॉस्फेयर, और ये हो जाएगा 1 माइनस n, और ये क्या होगा, सेकेंड इनवर्स। दैट इज द जनरल एक्सप्रेशन व्हेन द गैसियस रिएक्टेंट आर टेकिंग प्लेस। जब गैसियस रिएक्टेंट आपके पार्टिसिपेट कर रहे हो तब आप क्या करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन हम लेते हैं, इसके बाद बढ़िया क्वेश्चन, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा और अच्छे से, ठीक है। और अगर कोई डाउट हुआ करे आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, कोई सजेशन हो तो उसे भी आप लिखें, अगर कोई मिस्टेक हो रहा हो तो उसको इम्प्रूव किया जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन increases 100 times, रेट ऑफ रिएक्शन 100 टाइम्स बढ़ जाता है when pH changes from 2 to 1, find order of the reaction, रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट करना। एक रिएक्शन है, वहां पर हम क्या करते हैं, पीएच वैल्यू जो होती है 2 से 1 कर देते हैं, तो रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट करना है, और आपको दिया है R इक्वल टू K और H प्लस की पावर कितना है, N, दिस इज गिवन, ठीक है। पॉज करके सॉल्व करें, फिर आगे हम करते हैं। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, दो बातें समझेंगे, कितना हो जाए, 100 टाइम्स हो जाता है, 100 टाइम्स हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, R2 बराबर कितना हो जाता है, 100R, ठीक है, और R1 कितना है, R है। तो कब चेंजेस फ्रॉम 2 to 1, ठीक है, 2 to 1 मतलब R2 कितना हो जाता है, 1, 2 से 1 हो जाता है, फाइनल कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। और यहाँ पीएच, सॉरी इसे क्या करेंगे, ये पीएच आपका कितना है, 1 है, ठीक है। पीएच जो है वो कितना लिखेंगे बेटा, 1, एक यहाँ क्या लिखेंगे, pH2, तो pH1 जो है 2 से 1 हो जाता है, तो पहले कितना था, 2 था, बाद में कितना हो गया, 1, ठीक है, बाद में कितना हो जाता है, 1। तो अब यहाँ पर समझे बात को, क्या कहा गया, आपके सामने एक इक्वेशन दी गई है, R बराबर कितना है, K H प्लस की पावर कितना है, N, ये इक्वेशन दी है, इसी को हम लोग यूज करते हुए काम करेंगे। अब आपको पता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर होता है 10 की पावर माइनस पीएच, ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 की पावर माइनस पीएच। तो पहली कंडीशन देखें, पहली कंडीशन क्या करेंगे, देखें तो ये हो जाएगा आपका, देखें क्या कहा गया है, R2 100 टाइम्स हो जाता है, ठीक है, R2 100 टाइम्स ये हो जाएगा, और 2 से 1 हो जाता है, पहले 2 था, ठीक है, और फिर क्या हो जाता, 1 हो जाता। तो इसमें क्या बताएंगे, समझे जरा, ये वैल्यू जो दिया है, फर्स्ट केस के लिए लेते हैं, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में R बराबर कितना है, ये आपका R है, और pH इक्वल टू कितना है, pH क्या कहा गया, चेंजेस फ्रॉम 2 to 1, 2 से 1 हो जाता है, तो ये 1 और ये कितना है, 2, ठीक है। तो अब पहले केस में अगर हम बात करें तो R1 बराबर कितना, R है, और ये कितना है, 2, तो pH बराबर 2 है, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना होगा, 10 की पावर -2, क्यों, क्योंकि इक्वेशन आपको पता है H प्लस बराबर, तो क्या करेंगे, H प्लस बराबर
10 की पावर -2, तो आप क्या करें वैल्यू रखें, r इक्वल टू कितना हो जाएगा k, और इधर h प्लस की पावर कितना दिया n, और k h प्लस की जगह वैल्यू रखें 10 की पावर -2 की पावर कितना होगा n, इसको लिखें k और 10 की पावर -2n, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या कहा गया जरा समझें, फिर कहा गया 100 टाइम्स हो जाता है, ये क्या है केस नंबर 2, 100 टाइम्स हो जाता है जब आपका पीएच कितना हो जाता है 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है पीएच 1 पे निकालना, और पीएच 1 पे अगर हम निकालेंगे तो हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -1, 10 की पावर -1। तो यहाँ क्या लिखेंगे के एच की पावर कितना दिया था n, और के क्या लिखेंगे 10 की पावर -1 की पावर n, ये इसको और क्या लिखेंगे k इंटू 10 की पावर -n, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। क्या होगा इक्वेशन नंबर 2, हमने क्या किया वैल्यू रखा। अब इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करें, ठीक है, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो 100 r डिवाइडेड बाय r, ठीक है, और 100 की जगह कितना है k, ठीक है, k इंटू 10 की पावर -n, तो k इंटू 10 की पावर कितना -2n, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करें, तो 100 इक्वल टू हो जाएगा k से की कैंसिल आउट 10 की पावर -n और कितना +2n, तो 100 को क्या ले सकते हैं 10 की पावर 2, और ये होगा 10 की पावर कितना हो जाएगा दैट इज n, तो n बराबर कितना आ गया बेटा दैट इज 2। ऑर्डर कितना हो जाएगा सेकंड ऑर्डर की ये रिएक्शन है। फिर से समझे बात को आप, क्या कहा गया, रेट ऑफ रिएक्शन 100 इंक्रीजेस 100 टाइम्स व्हेन पीएच कितना 2 से 1 हो जाता है, ठीक है। तो पहले कितना था, पहले कितना था 2 था, ठीक है, और रेट कितना था r था, बाद में कितना हो गया 100 टाइम्स, और pH 2 कितना हो जाता है 1। आपके पास फार्मूला दिया r इक्वल टू k h प्लस, ठीक है, पावर n। तो ऐसी कंडीशन में हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन बराबर ये फार्मूला होता है 10 की पावर कितना -pH के, कितना होता है -pH के। तो यहाँ पर क्या करेंगे केस नंबर 1 में pH जब 2 होता है तो हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन बराबर 10 की पावर -2 के, तो r बराबर वैल्यू k और h की जगह वैल्यू कितना रखेंगे बताएं 10 की पावर -2, इसको आप मल्टीप्लाई